जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कागज की किताबें वो तो बस म्यूजियम में मिलती हैं और बच्चे वो पढ़ रहे हैं अपने अपने घरों में अकेले मशीनों से। क्या ये सिर्फ कोई कहानी है या हमारे भविष्य की कोई झलक हो सकती है? हाँ, इसी सवाल पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे और इसके लिए हम देख रहे हैं आइजैक असिमोव की एक कहानी द फन दे हैड। 1951 में लिखी गई थी ये। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये हमें ले जाती है सीधे साल 2157 में। और कहानी में हमें मिलते हैं दो बच्चे, मार्जी और टॉमी, और उन्हें मिलती है एक बहुत पुरानी कागज पर छपी किताब, अटारी में कहीं पड़ी हुई। हाँ, और उनके लिए ये एक अजूबा है। सच में अजूबा क्यों? क्योंकि वो तो टेलीबुक्स के आदी है ना, स्क्रीन पर पढ़ने वाले। सही कहा, उनके लिए शब्द स्क्रीन पर चलते हैं, वो स्थिर नहीं रहते। तो जब वो देखते हैं कि कागज की किताब के पन्ने पीले हैं, शब्द हिले नहीं हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही हैरत वाली बात है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि असिमोव ने भविष्य में सीखने के तरीकों की क्या कल्पना की थी। और हम देखेंगे कि कहानी में जो टेक्नोलॉजी पर आधारित पर्सनल पढ़ाई है, उसकी तुलना पुराने जमाने के स्कूलों से कैसे की गई है, जहां बच्चे साथ पढ़ते थे और टीचर वो इंसान होते थे, मशीनें नहीं। हाँ, तो ये कहानी शिक्षा के अनुभव पर, उसके मतलब पर क्या रोशनी डालती है, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है मार्जी की डायरी से। हाँ। 11 साल की है मार्जी और तारीख है 17 मई 2157। वो लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। बस ये एक लाइन ही कितना कुछ बता देती है ना? हाँ, कि उनके लिए असली किताब मिलना ही कितनी बड़ी घटना है। वो किताब को छूते हैं, पन्ने पलटते हैं और हैरान होते हैं कि शब्द हिल क्यों नहीं रहे। जहां से पढ़ा था वापस वहीं आते हैं तो शब्द वहीं मिलते हैं। ये उनके लिए बहुत अजीब है। और टॉमी जो 13 साल का है, थोड़ा बड़ा है, वो क्या कहता है? वो कहता है, अरे ये तो बर्बादी है। बर्बादी? क्यों? उसके हिसाब से ऐसी किताब को तो पढ़ के फेंकना पड़ता होगा, जबकि उनकी जो टीवी स्क्रीन है, टेलीबुक, उस पे तो लाखों किताबें आ जाती हैं और नई डाल भी सकते हैं। सही बात है, उसे फेंकने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी की क्या कहते हैं, उपयोगिता पर एक तरह की टिप्पणी है। टॉमी अपनी डिजिटल दुनिया के हिसाब से सोच रहा है, जहां स्टोरेज की कोई सीमा नहीं है। और मार्जी वो भी सहमत लगती है। हालांकि उसने टॉमी जितनी टेलीबुक्स नहीं देखी, पर जब उसे पता चलता है कि किताब स्कूल के बारे में है, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? तिरस्कार। वो कहती है, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, मुझे तो स्कूल से नफरत है। अच्छा, और यहीं से हमें पता चलता है कि मार्जी की पढ़ाई का सिस्टम क्या है, उसे नफरत क्यों है। हाँ, क्योंकि उसका स्कूल तो घर में ही है, उसके बेडरूम के बगल वाले कमरे में। और उसका टीचर? वो एक मशीन है। हाँ, एक बड़ी सी काली भद्दी स्क्रीन वाली मैकेनिकल टीचर। और हर बच्चे के लिए अलग। बिल्कुल, रोज एक तय समय पर चालू हो जाती है, शनिवार रविवार छोड़कर। मार्जी की माँ मानती है कि भाई नियमित घंटे हों तो लड़कियां बेहतर सीखती हैं। और ये मशीन करती क्या है? पाठ दिखाती है, सवाल पूछती है। और होमवर्क वो एक खास स्लॉट में डालना होता है, वो भी एक पंच कोड में लिखकर। मार्जी को 6 साल की उम्र में सिखाया गया था ये कोड। अरे बाप रे! और मार्क्स तो तुरंत पता चल जाता है, मशीन फौरन कैलकुलेट कर देती है। मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड, पर्सनल असेसमेंट। लेकिन मार्जी के लिए ये अनुभव बड़ा निराशाजनक है, आजकल तो खासकर। क्यों? क्या हुआ आजकल? वो जो उसका मैकेनिकल टीचर है ना, वो उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है और उसके नंबर सुधरने के बजाय और खराब होते जा रहे हैं। तो यहाँ असिमोव शायद तकनीक की एक सीमा दिखा रहे हैं। मशीन प्रोग्राम तो की गई है बच्चे की गति से सिखाने के लिए, पर शायद उसमें वो समझ नहीं है, वो मानवीय परख नहीं है। हाँ, वो बस डेटा पर काम कर रही है। तो मार्जी की माँ परेशान हो जाती हैं और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं। अच्छा, काउंटी इंस्पेक्टर? हाँ, एक गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला आदमी। उसके पास औजारों का एक बक्सा है, तारे हैं, डायल हैं उसमें। वो आता है, मुस्कुराता है, मार्जी को सेब देता है और फिर टीचर को खोल देता है, पुर्जे पुर्जे अलग। और मार्जी क्या सोचती है तब? मार्जी के मन में उम्मीद जगती है, काश ये इसे वापस जोड़ी ना पाए। क्यों? उसे याद आता है कि एक बार टॉमी का टीचर करीब महीने भर के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसका इतिहास का जो सेक्टर था वो बिल्कुल खाली हो गया था। अच्छा, हाँ। मतलब तकनीक खराब भी हो सकती है। हाँ। और तब पढ़ाई रुक जाती है। हाँ, लेकिन ये इंस्पेक्टर अपना काम जानता है, घंटे भर में वो मशीन ठीक कर देता है। ओह, मार्जी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। है कि देखो, मार्जी की कोई गलती नहीं थी,
असल में जो भूगोल का सेक्टर था ना, वो मार्जी के लेवल के हिसाब से शायद थोड़ा तेज सेट हो गया था। अच्छा। तो उसने उसे धीमा कर दिया है, करीब 10 साल के बच्चे के लेवल पर। और वो ये भी कहता है कि हाँ, कुल मिलाकर मार्जी की प्रोग्रेस ठीक है, संतोषजनक है। ये दिलचस्प है। मशीन एडजस्टेबल है, उसे बच्चे के लेवल पर सेट किया जा सकता है। ये तो आज के एडटेक का भी बड़ा दावा है। सही कहा। लेकिन इसे करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ी, इंस्पेक्टर की, और उसका वो कहना कि प्रोग्रेस संतोषजनक है, मार्जी का सिर थपथपाना, ये एक मानवीय स्पर्श है जो मशीन नहीं दे सकती। मार्जी तो बस निराश हो जाती है कि टीचर ठीक हो गया, और इसी हताशा में वो टॉमी से पूछती है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भला? और यहीं से कहानी पुराने स्कूलों की तरफ मुड़ती है। हाँ, टॉमी जो किताब पढ़ा था वो बड़े जानकार की तरह कहता है। अरे बुद्धू, ये हमारे जैसे स्कूल के बारे में थोड़ी है, ये तो उस पुराने किस्म के स्कूल के बारे में है जो सैकड़ों साल पहले होते थे। मार्जी हैरान पूछती है, क्या तब टीचर होते थे? टॉमी कहता है, हाँ, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे, मतलब मशीन नहीं। तो कौन? इंसान, एक आदमी। मार्जी को यकीन ही नहीं होता। एक आदमी? आदमी कैसे टीचर हो सकता है? क्या वो उतना स्मार्ट होता है? ये सवाल, ये देखिए, तकनीक पर कितनी निर्भरता है और इंसानी काबिलियत पर शायद एक तरह का शक। टॉमी कहता है, अरे हाँ, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर मशीन जानता है, लगभग उतना ही। शर्त लगाने को तैयार है वो। लेकिन मार्जी के लिए ये सोचना भी अजीब है कि कोई अजनबी आदमी उनके घर आकर उन्हें पढ़ाए। हाँ, तब टॉमी हंसते हुए एक और बड़ा राज खोलता है। क्या? टीचर घर में नहीं रहते थे, उनकी एक खास बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहीं जाते थे। एक बिल्डिंग जहां सारे बच्चे जाते थे? हाँ, मार्जी पूछती है, और क्या सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे? टॉमी कहता है, हाँ, अगर वो एक ही उम्र के हों। अब ये बात मार्जी की माँ की सोच के बिल्कुल उलट है। हाँ, क्योंकि उनकी माँ तो मानती हैं कि हर टीचर को हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से फिट होना चाहिए, हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना चाहिए, पूरी तरह पर्सनल लर्निंग। तो यहाँ दो मॉडल आमने सामने आ गए, एक भविष्य का पर्सनल, घर पर टेक्नोलॉजी वाला, और दूसरा अतीत का, सामूहिक, सामाजिक, एक बिल्डिंग में इंसान टीचर के साथ, जहाँ एक उम्र के बच्चे साथ सीखते हैं। और मजे की बात यह है कि मार्जी, जिसे अपने स्कूल से नफरत है, वो उन पुराने अजीब स्कूलों के बारे में और जानना चाहती है। हाँ, उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। जब टॉमी कहता है ना कि तुम्हें पसंद नहीं तो मत पढ़ो किताब, तो मार्जी फौरन कहती है, मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं? मतलब उसकी नफरत अपनी उस अकेली मशीनी पढ़ाई से है, सीखने के विचार से नहीं। बिल्कुल। शायद उन पुराने स्कूलों की कहानी में उसे कुछ ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा है जो उसकी अपने पढ़ाई में गायब है। हाँ, और कहानी के आखिर में ये और साफ हो जाता है। मार्जी की माँ उसे स्कूल के लिए बुलाती हैं, टाइम हो गया। टॉमी किताब लेकर चला जाता है। मार्जी बेमन से अपने स्कूल रूम में जाती है। मशीन ऑन है, उसका इंतजार कर रही है। स्क्रीन पर गणित का पाठ शुरू होता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शंस को जोड़ना। टीचर उसे कहता है, कल का होमवर्क स्लॉट में डालो। मार्जी एक आह भरकर होमवर्क डालती है, लेकिन वो कहाँ है? वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है, जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। वो कल्पना कर रही है कैसे पड़ोस के सारे बच्चे हंसते चिल्लाते स्कूल जाते होंगे, स्कूल के आंगन में खेलते होंगे, क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे, और शाम को साथ साथ घर लौटते होंगे। हाँ, और वो ये भी सोचती है कि क्योंकि वो सब एक ही चीज सीखते थे, तो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, उस पर बात कर सकते थे। ये जो सहयोग है, बातचीत है, ये उसकी अपनी पढ़ाई में तो है ही नहीं। बिल्कुल गायब है। और सबसे जरूरी बात जो उसके मन में आती है, क्या? और टीचर इंसान थे। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ, इसमें शायद वो एक मानवीय जुड़ाव, एक सहानुभूति, एक समझ की जो कमी है वो झलकती है। उधर मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है जब हम भिन्न हाफ और फोर्थ को जोड़ते हैं। लेकिन मार्जी का ध्यान उस हिसाब किताब पर नहीं है, वो तो उस अनुभव के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि उन पुराने दिनों में बच्चों को कितना मजा आता होगा। बिल्कुल, कहानी का टाइटल ही यही है, द फन दे हैड, वो मजा जो उनके पास था। तो इस कहानी की हमारी ये जो पड़ताल है, ये हमें कहाँ लाती है? हमने देखा कि एसिमोव ने भविष्य की एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था सोची जो बहुत कुशल है, पर्सनल है, तकनीकी रूप से एडवांस्ड है। हाँ, मार्जी का टीचर उसकी स्पीड से एडजस्ट होता है, फीडबैक तुरंत मिलता है, सब कुछ घर बैठे, बहुत एफिशिएंट। लेकिन कहानी सवाल उठाती है कि इस एफिशिएंसी की कीमत क्या है? सही, क्या ये कीमत है सामाजिक संपर्क, सहयोग,
वो साझा अनुभव, वो मानवीय स्पर्श जिसे मार्जी मजे के रूप में महसूस कर रही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ जानकारी देना और एकेडमिक स्किल सिखाना? या फिर इसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास भी उतना ही जरूरी है। असिमोव की कहानी तो मानवीय पहलू को बहुत महत्व देती दिख रही है। और ये सिर्फ टीचर के इंसान होने या ना होने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ सीखना, खेलना, बात करना, उस पूरे अनुभव के बारे में है। टॉमी और मार्जी अपनी पढ़ाई में एकदम अकेले हैं। हाँ, कोई सहपाठी नहीं जिससे कुछ सीखें या जिसके साथ कंपटीशन हो या दोस्ती हो, कुछ नहीं। और ये आज के टाइम में कितना प्रासंगिक लगता है ना, 1951 में लिखी कहानी। हाँ, बिल्कुल। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले ट्यूटर देख रहे हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, रिमोट एजुकेशन है, ये कहानी भविष्य बताने वाली सी लगती है। ये तकनीकें भी तो यही वादा करती हैं, अपनी गति से सीखो, कहीं से भी सीखो। सही है। आज के एआई ट्यूटर्स शायद असिमोव के मैकेनिकल टीचर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड होने का दावा कर सकते हैं। वो डेटा एनालाइज करके सीखने का पैटर्न समझ सकते हैं, कमजोरियां पता लगा सकते हैं और उसके हिसाब से कंटेंट बदल भी सकते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या वे सच में हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से फिट हो सकते हैं, जैसे मार्जी की माँ चाहती थी? क्या उनमें वो मानवीय संवेदना है, प्रेरणा देने की क्षमता, या वो सामाजिक कौशल सिखाने का मौका? हाँ, आज की ऑनलाइन शिक्षा में हम इसके फायदे और नुकसान दोनों देख रहे हैं। एक तरफ तो ज्ञान तक पहुंच बढ़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी आई है, महामारी में तो ये जरूरत बन गई थी। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ हमने स्क्रीन फटीग देखी है, छात्रों में अकेलापन देखा है, डिजिटल डिवाइड की समस्या है, सबके पास एक जैसी तकनीक नहीं है। और वो सामाजिक संपर्क की कमी। बहुत सी टीचर और छात्र उस क्लासरूम के माहौल को, आमने सामने की बातचीत को याद करते हैं। तो एसिमोव की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाम इंसान के बहस नहीं है, ये सीखने के अनुभव की समग्रता के बारे में है, उसकी होलिस्टिक नेचर के बारे में। ये पूछती है कि क्या हम एफिशिएंसी और पर्सनलाइजेशन की दौड़ में कुछ ऐसा खो रहे हैं जो शिक्षा को सार्थक बनाता है और हाँ, मजेदार बनाता है। हाँ, और ये मजे शब्द का इस्तेमाल भी सोचने लायक है। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, इसमें शायद वो जिज्ञासा है, खोज का आनंद है, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ समझने की खुशी है, एक ग्रुप का हिस्सा होने का एहसास है। ये सब सीखने की प्रक्रिया को और गहरा बनाते हैं। कहानी ये भी नहीं कहती कि पुराना सिस्टम एकदम परफेक्ट था। टॉमी बताता है कि पुराने टीचर बच्चों को चीजें बताते थे, सवाल पूछते थे, होमवर्क देते थे। ये तो पारंपरिक तरीका ही लगता है। हाँ, लेकिन कहानी का जोर उस सिस्टम की कमियों पर नहीं है, उसका जोर उन मानवीय और सामाजिक पहलुओं पर है जो मार्जे की दुनिया से गायब हैं। शायद एसिमोव हमें एक तरह की चेतावनी दे रहे थे कि तकनीक को शिक्षा में अपनाते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम सिर्फ जानकारी ट्रांसफर करने वाली मशीनें न बना दें। हमें याद रखना होगा कि सीखना एक सामाजिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी है। तो इस कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? एक तो ये कि भविष्य की शिक्षा बहुत पर्सनल, कुशल और तकनीकी हो सकती है, हर छात्र की जरूरत और गति के अनुसार। और दूसरी बहुत अहम बात ये कि शिक्षा का एक मानवीय और सामाजिक पहलू भी है। सहपाठियों के साथ सीखना, टीचर से जुड़ना, सहयोग करना, बात करना, जिसे कहानी मजा कहती है। और तकनीकी तरक्की इस मानवीय पहलू की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये कहानी आज हम सबके लिए जरूरी है जो शिक्षा के भविष्य के बारे में सोचते हैं। टीचर्स, छात्र, पेरेंट्स, पॉलिसी बनाने वाले, एडटेक कंपनियां। हमें ये सवाल लगातार पूछना होगा कि हम तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कैसे करें, बिना उसके मूल मानवीय सार को खोए। क्या हम कोई ऐसा मिला जुला हाइब्रिड मॉडल बना सकते हैं जो टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी और पर्सनलाइजेशन को मानवीय संपर्क और साथ मिलकर सीखने के फायदों से जोड़ सके? ये एक बड़ी चुनौती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। असिमोव ने ये कहानी 70 साल से भी पहले लिखी थी। आज जब हम एआई, वर्चुअल रियलिटी और न जाने क्या क्या तकनीकें शिक्षा में आते देख रहे हैं, क्या लगता है हम मार्जी की दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं? और अगर हाँ, तो इस तकनीकी विकास के बीच हम उस पुराने स्कूलों के मजे को, मतलब सीखने के सामाजिक, सहयोगी और मानवीय आनंद को कैसे जिंदा रख सकते हैं, उसे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर।